हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग 10th क्लास का आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर में बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को पूरे से पूरा देखना है। जानकारी के लिए आप 10th क्लास के छात्र हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में साझा करें, शेयर करें। तो आइए चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। सबसे पहले समझेंगे आनुवंशिकता के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, तो आनुवंशिकी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो विभिन्नताएं जो होती हैं, जो संतानों में विभिन्नताएं होती हैं, लक्षणों में जो असामान्यताएं होती हैं, उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। यानी कि जनक से संतान में असामान्यताएं होना। जनक के जैसे जनक में जैसे माता पिता छोटे कद के हैं, बच्चा लंबे कद का हुआ, तो ये असमानताएं हुई। ठीक है, तो इनको क्या करना, इनका अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। अब आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता होती है कि जो लक्षण माँ बाप में है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होना। ठीक है, वंशागत होना। अब जो विविधताएं हैं इनके, देखो इनके पढ़ेंगे कैसे विविधताएं और विविधताएं होती हैं। तो पहला क्या है? शारीरिक कोशिका विभिन्नता। ठीक है, और जनक कोशिका विभिन्नता पढ़ेंगे। दो में बांटा गया तो दो के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यह शारीरिक कोशिका में आती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। ठीक है, जैसे शरीर में कोई भी आप कर रहे हैं, जैसे कि नाक छिदा ली, ठीक, कान में छेद करा लिए, ओके। अब बाल रिमूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट लगा रहे हैं, बालों को हाईलाइट कर रहे हैं, बढ़िया काले भूरे बाल हैं, कोई रेड कर रहा है, अपने बालों को हाईलाइट करवा रहे हैं, तो क्या आपकी संतान होगी तो 4-5 कलर के बाल वाली लेकर तो पैदा नहीं होनी है। ठीक है, 4-5 कलर के बाल वाली तो पैदा नहीं होनी है। तो कलर तो वही होगा जो कि आपका पहले से रहा है, नेचुरल कलर जो रहा है, प्राकृतिक कलर जो रहा है, बनावटी कलर नहीं रहा है। ठीक है, जैव विकास में सहायक नहीं होती है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, जो आप मतलब यानी कि कृत्रिम रूप से शरीर में होते हैं। ठीक है, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। जैसे कानों में छेद कराना। कुत्तों की पूंछ को बार बार काट दोगे तो क्या कुत्ता बिना पूंछ का पैदा होगा? नहीं भैया, कुत्ता पूंछ का ही पैदा होगा। जिनके जैसे कि क्रॉस करवा करके उनकी पूंछ गायब की जाती है तो वो अलग चीज़ है, पर जिनके माँ बाप में पूंछ है तो बच्चों में पूंछ होगी। ठीक, कुत्ता पूंछ का है, उसकी माँ पूंछ की है, तो भैया उसके बच्चे होंगे तो उसके तो पूंछ होगी ही ना। यहाँ कोई कारणवश बीमारी वगैरह की वजह से ना हो तो वो अलग की बात है। जनक कोशिका में विभिन्नता, या जनक कोशिका में आती है या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। मतलब जनक कोशिका जो युग्मक है उसमें आनुवंशिकी लक्षण है तो क्या होगी? वो स्थानांतरित होगी। और यह जैव विकास में सहायक होती है। इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा। जैसे मानव में बालों का रंग हो गया, मानव की शरीर की लंबाई होगी। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय। ठीक है, जब जनन के दौरान कौन कौन सी विभिन्नताओं का संचय होता है तो विभिन्नताएं देख लेते हैं। तो जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं विभिन्नताएं, चाहे वो जंतु हो, ठीक है, जंतु जीव दोनों में, पौधों में भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं जनन। सबसे पहले जनन समझ लेते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो मेल फीमेल नहीं मिल रहे हैं, पेरेंट्स एक ही है, तो विभिन्नताएं तो कम होनी ही होनी है। ठीक है, इसमें क्या होंगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें विविधता अपेक्षाकृत अधिक होंगी, क्योंकि मेल फीमेल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, उनके पेरेंट्स से उनको अलग, जैसे कि इनके पेरेंट्स से इनके ब्राउन आइस मिली, ठीक, बढ़िया काले बाल मिले, काले सिल्की बाल मिले, इनको मिले ब्राउन बाल, इनकी आंखें हुई ब्लैक, तो इनसे जो संतान होगी उसमें क्या होंगी? विभिन्नताएं अधिक देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक, जब डीएनए की प्रतिकृति होती है तो उसकी जो कोई त्रुटि हो जाती है तब इसमें क्या होंगी? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसमें क्या होता है? क्रॉस संकरण द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन, यानी कि जब एकदम से कोई चेंजमेंट आता है तो उसको म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन कहते हैं, तो उत्परिवर्तन के द्वारा होती हैं। ठीक है, विभिन्नताओं के लाभ क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। तो प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नताएं जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीव जो होते हैं, जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना
अधिक हो जाती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास के प्रक्रम के आधार पर बनाता है। ठीक है, स्वतंत्र यानी कि फ्री इरेबल एवं जुड़े कर्णपाई, अटैच्ड ईयरलोब, ईयरलोब जो होते हैं जिसको ईयर पिन्ना बोलते हैं, मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन है। ठीक है, आप समझेंगे मेंडल। मेंडल का योगदान क्या रहा है? तो मेंडल ने देखो, मेंडल ने क्या प्रयोग किए थे? ठीक है, मेंडल ने क्या किए थे? प्रयोग किए थे विभिन्नताओं पर। मेंडल के बारे में समझेंगे तो मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। क्या किए थे? मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। मटर जो मेंडल थे उन्होंने क्या मटर का पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधा क्यों किया था? क्योंकि ये एक वर्षीय पौधा था और ये आसानी से उगाया जाने वाला था और इसमें क्या कम समय में ज़्यादा, जैसे एक पौधे में ज़्यादा फली होती थी, ज़्यादा बीज प्राप्त होते थे। ठीक है, और मटर का जो बॉटेनिकल नाम पूछा जाए तो पाइसम सटाइवम है। ठीक है, मटर का बॉटेनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम है। ओके, तो इन्होंने जो नियम इन्होंने निकाले थे उन्हें आनुवंशिकता के नियम कहा जाते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता के नियम कहे जाते हैं। अब मेंडल के ऊपर एक पोयम जो है ट्रिक के माध्यम से हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अगले वर्ष की वो ट्रिक दी हुई है, इस वर्ष भी आपको मिलेगी, 12th क्लास में भी मिल जाएगी, 10th में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नियम, लक्षण, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और पौधे का नाम सब आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो ट्रिक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मेंडल का योगदान देखो, मेंडल ने वंशागति के मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल का आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी जो 7 विकल्पी लक्षणों पर अध्ययन किया था, जो स्थूल रूप से दिखाई देती है, मतलब आंखों से भी आप देख सकते हैं, कोई सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनके लिए हम लोग नीचे अध्ययन करेंगे। ठीक है, मटर का पौधे का नाम पाइसम सटाइवम, बोटेनिकल नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। कुछ चीज़ें नोट करते जाएंगे। लक्षण क्या है? बीज का आकार। ठीक है, अगर प्रभावी होना गोल होना चाहिए, अप्रभावी होगा झुर्रीदार होगा, सुकड़ा सुकड़ा होगा। ठीक है, बीज का रंग कैसा होना चाहिए? तो बीज का रंग पीला होना चाहिए। ठीक है, बीज का रंग कैसा होना चाहिए? पीला होना चाहिए। प्रभावी में, अप्रभावी में हरा होगा। और फूल का रंग, सबको रंग बिरंगे फूल पसंद है तो फूल का रंग कैसा होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए। अप्रभावी में सफ़ेद होगा। ठीक, फली का आकार फूली फली होनी चाहिए, चपटी नहीं होनी चाहिए। अप्रभावी में चपटी होगी, सिकुड़ी होगी। फली का रंग कैसा होना चाहिए? तो फली का रंग हरा होना चाहिए, जो प्रभावी लक्षण है। पीला कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। पुष्प की स्थिति जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और अंत जो होती है वो अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, और पुष्प की स्थिति देखो, पुष्प की स्थिति कैसे होनी चाहिए? पुष्प लंबा होना चाहिए, बौना नहीं होना चाहिए। प्रभावी लक्षण है। बौना क्या है? अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, चित्र में मंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यासी के 7 जोड़े आपने देख लिए। ठीक है, अब मंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया था इन्होंने? आखिर मटर के ही पौधे को इन्होंने क्यों चयन किया? क्यों और पौधे क्यों नहीं लिए? तो इसके बारे में समझते हैं। मंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। मटर के पौधे में विपर्यासी यानी कि जो विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल छोटा होता है, लंबे समय नहीं लेते हैं, तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करना आसान होता था। अभी कैमरा और ये दुनिया का बवाल नहीं होता था, जैसे कि मोबाइल है, सेल्फी ले ली, रिकॉर्ड बना के रख लिया, इतना सब सुविधा नहीं थी ना मेंडल के पास, तो उनको कम समय में ज़्यादा प्रयोग करके निष्कर्ष निकालना था। ठीक है, सामान्यतः स्वपरागण होता है। ठीक, इसमें स्वपरागण होता है, सबसे बढ़िया रहता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। जैसे कि लाल है और सफ़ेद है तो उसकी जो क्या हुआ, नर वाला भाग काट करके नर वाला भाग काट दिया, लाल वाले फूल से जो बैंगनी कलर का दिखता है उससे नर वाला काट दिया, वहाँ पे सफ़ेद का वो सफ़ेद से परपरागण कराया गया। ये आप क्या पढ़ेंगे? ये 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। एक ही पीढ़ी में क्या होते हैं? अनेक बीज होते हैं, अनेक बीजों पर अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षण। तने की ऊंचाई लंबा होना चाहिए, बौना नहीं होना चाहिए। फूल का रंग बैंगनी होना चाहिए, सफ़ेद नहीं होना चाहिए। और फूल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, सत्य। ठीक है, और फली का आकार फूला सिकुड़ा। ठीक, फली का रंग हरा पीला। बीज का आकार गोल मुरझाया। बीज का रंग पीला हरा। ठीक है,
एकल संकरण जिसको मोनोहाइब्रिड कहा जाता है, ठीक, मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य क्या कराया गया, संकरण कराया गया। एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मटर का पौधा है उसको देखो लंबा, उसकी जो संकरण कराने के लिए लंबा पौधा लिया गया, बौना पौधा लिया गया, दोनों के बीच में क्या कराया गया, संकरण कराया गया। इससे हमें टी टी युग्मक मिले, इससे स्मॉल टी मिले। तो ये टी और ये टी मिला, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाली इससे की तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वैसे मिले। तो चारों में F1 पीढ़ी में कैसे होंगे, F1 में पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। पर यहाँ पे स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी लक्षण है, यानी कि बौना तो जीन है उसमें, कभी ना कभी वो दिखाई देगा जरूर, ठीक है। जब इसका संकलन कराया गया तब लंबा पौधा बौना पौधा लिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब क्रॉस कराएगा इसमें भी देखो स्मॉल टी है, इसमें भी स्मॉल टी है। तो यहाँ पे जब क्रॉस कराएंगे देखो इससे स्मॉल टी मिले, इससे कैपिटल टी, दो युग्मक मिले, यहाँ पे भी मिले। तो जब इसका देखो इसके साथ कराएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आई। फिर इसका देखो इसके साथ कराएगा तो कैपिटल टी आई, यानी ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा। और इसका जब इसके साथ कराएगा तो ये भी लंबा होगा। इसका जब इसके साथ कराया जाएगा तो ये कैसा होगा, बौना होगा। कि आपको बौना दिखेगा, ठीक है, ये कैसा आपको बौना दिखेगा, पर इसमें क्या है, इन दोनों में बौने के कैरेक्टर छुपे हुए हैं। अवलोकन जब होगा तब देखिए, प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे मिले। F2 में क्या 3/4 लंबे पौधे और 1/4 क्या बौने पौधे मिले। जीनोफाइट मतलब जीन, जो उसके अंदर जीन कैसे है, 3:1 मतलब यानी कि एक लंबा है और 3 में क्या है, एक लंबा दिख रहा है, 3 में बौने के कैरेक्टर छुपे हैं। यानी कि देखो 3 लंबे पौधे आपको दिख रहे हैं और एक पूर्णतः कैसा दिख रहा है, बौना पौधा दिख रहा है। जीनोटाइप देखो F3 यानी रेशियो क्या निकला, देखो एक लंबा निकला, 2 में बौने के कैरेक्टर हैं और एक कैसा है, बौना है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये निकला संयोजन, ठीक, अनुपात ये निकला। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष देख लेते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही लंबे मिलेंगे, पर जब जो स्मॉल टी वाला होगा वो कैसा मिलेगा, बौना पौधा मिलेगा। कैपिटल टी की एक प्रति पौधे के लंबा बनाने के लिए पर्याप्त होती है, जबकि बौनापन के लिए स्मॉल टी दोनों जो प्रतियां होती हैं स्मॉल होनी चाहिए। आप देखें क्लास में जाते हैं तो जो बच्चा बलशाली होता है वो छोटे को डरा धमका देता है, ठीक है, डरा धमका देता है तो वहाँ पे प्रभावी कौन हो जाता है, तब बड़ा वाला हो जाता है, ठीक है। वैसे क्या होता है, अब जब बड़ा वाला है ही नहीं तब छोटा बौना जो होगा वो अपने आप को प्रभावी करेगा। ये चीज़ होती है। द्विसंकरण क्या होता है, द्विविकल्पी संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें मटर के दो पौधे के दो जोड़ी विकल्पी, उसमें एक जोड़ी था, इसमें दो जोड़ी विकल्पी जो होंगे लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाएगा। जनक जो पीढ़ी होगी वो उसमें देखो गोल पीला लिया गया बीज और झुर्रीदार हरा लिया गया। झुर्रीदार को स्मॉल आर से और हरा को स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। और गोल पीला को देखो, गोल को कैपिटल आर से और पीला को कैपिटल वाई से करेंगे। तो यहाँ पर देखो युग्मक कौन मिल रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल रहे हैं। यहाँ पे मिलेंगे आपको स्मॉल आर और स्मॉल वाई मिलेगी, ठीक है। तो इसका जब कराए गोल पीले बीज, जब इसका ये यहाँ से संकलन हुआ तो यहाँ पर आपको गोल पीले बीज मिले। और जब इसका संकलन कराया गया, अब मिले कैसे, देखो यहाँ से आर आर यानी कि स्मॉल आर, अब कैपिटल आर स्मॉल आर हुए, फिर वाई और वाई के बीच तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब जिसमें स्वपरागण मटर में हुआ F1 पीढ़ी में कैसे गोल पीले बीज प्राप्त हो, जब इसका स्वपरागण कराया गया तो इधर देखिए ये मेल है, ये फीमेल है और ये कैसा है, मेल युग्मक है, गैमेट है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो ले लिया गया। अब होगा कैसे, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि गोल पीला बीज प्राप्त होगा। फिर इसका इसके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बीज प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर देखो आपको गोल और पीले बीज प्राप्त होंगे। फिर कैसा, ये हरा बीज प्राप्त होगा। फिर ये आपको गोल पीला हरा, ठीक। तो F2 पीढ़ी ऐसे प्राप्त होगी। तो फिनोटाइप अनुपात कैसे होगा, तो फिनोटाइप अनुपात जो होगा, गोल पीले होंगे, गोल हरे होंगे 9 होंगे, गोल पीले और गोल हरे होंगे 3, झुर्रीदार होंगे 3, झुर्रीदार हरे होंगे 1, ठीक है। चित्र द्विक्रॉस के परिणाम जिनमें जनक दो जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। F2 में गोल पीले बीज 9 प्राप्त हुए, गोल हरे बीज 3 प्राप्त हुए, झुर्रीदार पीले बीज 3 प्राप्त हुए, झुर्रीदार हरे बीज 1 प्राप्त हुआ। ओके, देखो लक्षण जो हैं वो अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं,
किस प्रकार कोशिका के डीएनए में, ठीक है, कोशिका के डीएनए में जीन जो होता है, जीन में डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं इसको। और इसमें सूचना जो स्रोत होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए करता है। ओके, तो अब देखो प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, ये एंजाइम और हार्मोन्स को नियंत्रित कर। जीन में टी प्रभावी लक्षण तो एंजाइम की दक्षता से कार्य करना है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनाना है, लंबे पौधे होंगे। और जीन स्मॉल टी में जो कि अप्रभावी लक्षण, इसमें एंजाइम का कद दक्षता से कार्य करना है, ठीक है, अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनेगा और यहाँ क्या बौने पौधे प्राप्त होंगे। अब देखते हैं लिंग निर्धारण, ठीक है, तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण जो देखते हैं कौन से होते हैं। तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा में। कुछ प्राणियों में जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, जैसे XX मादा में पाए जाते हैं और XY नर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, तो जैसे कि मानव पेरेंट्स हैं तो लैंगिक गुणसूत्र नर में XY होते हैं, मादा में XX होते, सब में यही होता है। ऐसा नहीं है कोई किसी नर में दूसरे होते, किसी मादा में दूसरे, सब में XX, सब में XY, ठीक है। नर में XY पाया जाएगा, मादा में XX पाया जाएगा। तो यहाँ पे XY X मिले, तो यहाँ पे लड़का और लड़की होंगे, ये डिपेंड करता है नर पे, मानव में नर पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे Y और X मिला, लड़की, यहाँ पे लड़का हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो Y और X मिला, फिर यहाँ पे लड़का हुआ, X और X मिला, यहाँ पे लड़की हुई, और X और X मिला, यहाँ पे लड़की हुई। तो 2 मादाएं होंगी, 2 नर होंगे, यानी कि 2 लड़का और 2 लड़की संतानें प्राप्त होंगी। देखो आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, अतः बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अपने पिता से किस प्रकार के गुणसूत्र प्राप्त हो, मतलब पिता से X प्राप्त हुआ कि Y। अगर X प्राप्त होगा, क्योंकि मादा के पास तो XX ही है, तो माँ से तो यहाँ X ही मिलना है ना, और पिता से X मिला कि Y मिला, ये डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र मिलेगा वह लड़की पैदा होगी, जिसको Y मिलेगा वो कैसा होगा, लड़का होगा। जैव विकास क्या होता है, वह निरंतर जैव विकास, देखो विकास समझ लेते क्या होता है, वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों से शुरू हुआ है, जिससे नई स्पीच का उद्भव हुआ है और अभी तक विकास क्या हो रहा है, चल रहा है। फर्स्ट स्थिति, जब स्टेज फर्स्ट थी, तो देखिए लाल भृंगों का समूह था, जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन हुआ। कौन कौन से परिवर्तन हुए, सभी भृंग लाल, केवल एक हरा, ठीक है, एक भृंग हरा। कैसा जनन जो हुआ, वो संतति हुई, भृंग हरा हुआ, ठीक है। और हरे भृंगों का झाड़ियों से मेल, कौओं द्वारा भक्षण में कमी हुई। हरे भृंगों की संख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। इसमें क्या हुआ, कौओं द्वारा लाल भृंग का लक्षण, ठीक है, भृंगों की संख्या में कमी हुई। निष्कर्ष क्या निकले, निष्कर्ष के हरे भृंगों का प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ, क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थे। यह प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में अच्छी तरह से रह सके। लाल भृंगों का समूह जनन द्वारा रंग में परिवर्तन हुआ। रंग में सेकंड स्थिति में क्या हुआ, तो सभी भृंग लाल हो गए, ठीक है, केवल एक नीला हुआ। जनन जब उसमें कराया गया तो लाल भृंगों की संख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। एक नीला भृंग जब जनन हुआ तो नीले भृंगों की संख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और हुआ क्या लास्ट में, कौवे लाल तथा नीले भृंग को पहचान कर खा जाते हैं, ठीक है। भृंगों की संख्या में कमी आती है, लाल भृंग नीले से अधिक हैं। अचानक हाथी आता है, भृंगों सहित झाड़ी को रौंद देता है, ठीक है। रौंद देगा तो क्या होगा, संयोग से नीले भृंग बच जाएंगे। और निष्कर्ष क्या निकला, रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। यह संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण रंग की भृंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। अब थर्ड स्थिति में क्या हुआ, देखो लाल भृंगों का समूह जो था, भृंगों के आवास झाड़ियों पादप रोग में लग गया, ठीक है। भृंगों के औसत भार से अल्प पोषित की वजह से कमी हुई। भृंगों की संख्या में निरंतर क्या हुई, गिरावट आती चली गई। पौधों का रोग समाप्त हो जाता है। भृंगों की संख्या तथा भार में फिर से वृद्धि हो जाती है। निष्कर्ष क्या निकला, भृंगों की जनसंख्या में
कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आता, जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया था। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? तो उपार्जित लक्षण, आनुवंशिक लक्षण समझते हैं। तो ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन से प्राप्त किए जाते हैं। उपार्जित में ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते व अगली पीढ़ी का वंशागत या स्थानांतरित नहीं होते हैं। उपार्जित मतलब जो लक्षण पैदा किए गए, जैव विकास में सहायक नहीं होते। उदाहरण के लिए अल्प पोषित भ्रंग के धार में कमी, ठीक है। और आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं, ये लक्षण जीवों की वंशागत से प्राप्त होते हैं। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक हो, जैसे मानव की आंखों का रंग, मानव के बालों का रंग। जाति उद्भव किस प्रकार होता है, ठीक है। जीन प्रवाह उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग हो जाती हैं। उपसमष्टि जैसे X1 स्थानीय है और उप समष्टि X2 आप्रवासी है। तो जब दोनों में जनन कराया गया तो जीन प्रवाह हुआ, तो स्थानीय समष्टि में क्या हो गई, विभिन्नताएं आ गई। आनुवंशिक विचलन क्या होता है? तो आनुवंशिक विचलन किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन की बारंबारता से अचानक होता है परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे आनुवंशिक विचलन कहते हैं। प्राकृतिक चुनाव वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूल करते हैं, ठीक है। अनुकूल के लिए बेहतर रहते हैं, जैसे कि हर एक कंडीशन में जीवित रहते हैं, तो उनको क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। भौगोलिक पृथक्करण, भौगोलिक पृथक्करण तो देखिए जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इसमें दो उपसमष्टियों के मध्य तो अंतर जनन नहीं हो पाता है, तब भौगोलिक पृथक्करण आ जाता है। आनुवंशिक विचलन क्या होता है? तो समष्टि जेड, ठीक, उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 भौगोलिक रूप से विलग हुए नदी, अलग हुए नदी, पहाड़ इत्यादि, ठीक है। इसमें हुआ क्या, उत्तरोत्तर पीढ़ियां जो हुई, विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 में हुआ, ठीक। आनुवंशिक विचलन जो थे, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो थी, प्राकृतिक विचलन यानी कि नेचुरल सलेक्शन जिसे कहते हैं, वो हुआ। तो उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 के अंतर जनन में असमर्थ हो गए, ठीक है। तो इसमें नई स्पष्ट फर्स्ट, नई स्पीशीज सेकेंड। आनुवंशिक विचलन का कारण, यदि डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त है तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो विकासीय संबंध योजनाएं जो हैं वो उसको पढ़ लेते। समजात अभिलक्षण, विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य में क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारी के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है किंतु यह विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। जैसे कि पक्षियों में हाथ देखे होंगे आप, उड़ने के लिए होते हैं। मानव में खाना खाने के लिए होते, सामान को पकड़ने के लिए होते। समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास के प्रमाण देते। समरूप अभिलक्षण क्या होते हैं? वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संगठनों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होते हैं। जैसे पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद, ओके। देखो हैं दोनों पक्षी, पर इसके जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए भी और लटकने के लिए भी काम आते हैं। समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो हैं समान कार्य करते हैं, अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म क्या होते हैं? तो जीव के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए, ठीक है। उदाहरण के लिए अमोनाइट जो है जीवाश्म अकशेरुकी है, ठीक है। और ट्राइलोबाइट जो है जीवाश्म अकशेरुकी है। नाइटिया जो है जीवाश्म मछली है। देखो राजोसोरस जो है जीवाश्म डायनासोर कपाल में मिला। जीवाश्म कितने पुराने हैं? तो देखिए खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। फॉसिल डेटिंग क्या होती है? जिसमें जीवाश्म पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। समस्थानिक अनुपात के आधार पर क्या कहता है? जीवाश्म का निर्धारण किया जाता है, ये कितने पुराने। विकास एवं वर्गीकरण,
तो विकास एक वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। विकास और वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। यानी कि जैसे कि शेर और चीता और बिल्ली का संबंध, ठीक है। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ है। जैसे बंदर मानो है, जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं। विकास के चरण देख लेते हैं। तो विकास के चरण, विकास के क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। योग्यता का लाभ, आँख का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है। ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। प्लानेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है, मानव में द्विनेत्री आँख होती है। सेकेंड, गुणता का लाभ क्या हुआ? पंखों का विकास, पंख पर जिसे कहते हैं ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित होते हैं, यानी कि ऊष्मा देते, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर के पंख थे पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं था। पक्षियों में परों को उड़ने के लिए अपनाया। कृत्रिम चयन क्या हुआ? बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो जाती हैं। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इसे विभिन्न सब्जियों में विकसित कर दिया। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। मतलब यानी कि आदमी खाद्य के रूप में वो उगाता था, फिर इसका चयन किया कि हाँ खाने में अच्छी लगती है, तो इसको क्या कर दिया, कृत्रिम रूप से चयन करके सब्जियों में ले गए। जंगली गोभी, ठीक है। तो गांठ गोभी, केला है, एक केल है, ठीक है। तो देखो जो है जंगली गोभी से केवल चौड़ी पत्तियां हुई, ठीक है, और गोभी ये बन गई। पत्तियों के बीच दूरी में कमी हुई, ठीक है। फिर फूल गोभी बन गई। बंद पुष्प जो ब्रोकली हो गई, पुष्पों की वृद्धि रोक की गई तो ब्रोकली बन गई। जंगली गोभी का विकास जो हुआ तो आणविक जाति वृत्त, ठीक। आणविक जाति वृत्त क्या हुआ? पहला यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। मानव विकास, ठीक। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य समाधान, उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया था, ठीक। सबसे पहला कहाँ खोजा गया था? अफ्रीका में खोजा गया था, ठीक है। तो फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीपों में, पश्चिमी एशिया में, मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ओके। तो विभिन्न समूह कभी आगे व पीछे गए हैं। समूह कई बार परस्पर विलग हुए हैं, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े हैं, कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। आनुवंशिक की परिभाषाएं समझ लेते हैं। तो जीन, मेंडल को जीन का कारक अथवा फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। और जीन आनुवंशिकता की इकाई है। युग्म विकल्पी जिनको एलील कहा जाता है, ठीक है, ऐसे लगे हुए होते हैं एलील यहाँ पे, तो ये इसका युग्म विकल्पी हो गया, ये समान हो गए, ठीक है, एलील। तो विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेत जोड़े को युग्म विकल्पी एलील कहा जाता है। ये एक जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप में होते हैं। विषम युग्म जीव हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? ये जीव जिनमें विपरीत विशेषक एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, विपरीत हो गए। समयुग्मजी कैसे हो गए? तो होमोजाइगस वे जीव जिनमें समान विशेषक एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी लंबा पौधा में दोनों समान है और बौने में दोनों समान है। प्रभावित डोमिनेंस क्या होते हैं? वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जैसे पौधा लंबा है तो लंबा यहाँ पे प्रभावी होगा। अप्रभावी यानी कि रेसेसिव जो होते हैं, तो वह जीन जो प्रभावित जीन के समक्ष नहीं प्रकट होते, जैसे बौना हो गया। जीनी प्रारूप, जीनोटाइप, जीव का जीन के आधार पर प्रारूप, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। दृश्य रूप, फिनोटाइप, जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप, जैसे लंबे पौधे, बौने पौधे। सूक्ष्म विकास, तो छोटे क्षेत्र में होने वाले विकास, उदाहरण भृंगों यानी कि बीटलेस जो के शरीर के रंग में परिवर्तन हो गया। स्पीशीज, जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादन जीव बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। गुणसूत्र, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक, कोशिका के केंद्र में पाई जाती हैं, जिसमें कोशिका की आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। इसका वर्क क्या होता है? आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं उनको वंशागत करना। तो ये हम लोगों का चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। आखिरी जंग
ASP के सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।